हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में आप सभी को पता है हम 27 ऑफ नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आराम से रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी। देखिए, काफी सारी चीजें होती है जो कि ज्यादा डिटेल होती है, तो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं कि आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। तो आपको पीडीएफ की उसके लिए जरूरत पड़ती है, तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं 27 ऑफ नवंबर की करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को सेंट्रल कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की? तो अगर हम योजना की बात करें तो नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने इसके लिए देखिए मंजूरी प्रदान की है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 2481 करोड़ रुपए का बजट है। उद्देश्य आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। नेचुरल फार्मिंग को देश में बढ़ावा देना। नेचुरल फार्मिंग मतलब जिसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशक का यूज ना किया जाए, केमिकल का यूज ना किया जाए, और अदर किसी भी तरीके का जो बॉडी को हार्म कर सकता है, ऐसी चीजों का बिना यूज किए नेचुरल तरीके से फार्मिंग को किया जाना मुख्य उद्देश्य है नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन का। इसके लिए सेंट्रल कैबिनेट ने हाल ही में 2481 करोड़ रुपए आवंटित करने को मंजूरी प्रदान की है, मतलब बजट रखा है। ठीक है, नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन सेंट्रल कैबिनेट ने हाल ही में इसे मंजूरी प्रदान की। देखिए, नोडल मिनिस्ट्री की बात करते हैं कि इस मिशन की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नोडल मिनिस्ट्री है, जिसके तहत इस मिशन को संचालित किया जाने वाला है। इस योजना के लिए 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में 2481 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। अब यहां पर देखिए, अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग राज्यों की पंचायतों में इस मिशन को चलाया जाएगा, रन किया जाएगा। अब 2481 करोड़ रुपए में से सेंट्रल गवर्नमेंट 1584 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और बाकी का जो बचता है 897 करोड़ रुपीस ये खर्च करने वाली है स्टेट गवर्नमेंट, ऑल ओवर जैसा भी रेशो निकलेगा उसके आधार पर। ठीक है, मिशन के अन्य बिंदुओं की बात करें कि भाई कहां पर चलाया जाएगा, तो पूरे देश में अगले 2 सालों में लगभग 15,000 पंचायतों को कवर किया जाएगा, जहां पर इस मिशन को रन किया जाने वाला है। और इस मिशन से 15,000 पंचायतों में 1 करोड़ फार्मर को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, अगले 2 वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर नेचुरल फार्मिंग का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। और नेचुरल फार्मिंग के लिए उपयोग में आने वाले जितने भी रिसोर्सेस है, ठीक है, वो किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए पूरे देश में 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाने वाले हैं। तो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन। ऑल ओवर कितने करोड़ रुपए को सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की? तो सेंट्रल कैबिनेट ने 2481 करोड़ रुपए का अगले 2 सालों के लिए बजट का प्रावधान किया है, मंजूरी प्रदान की है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे? तो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रम्बल में, प्रस्तावना में, तो इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस वक्त। ठीक है, अभी सर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रम्बल से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड को हटाने वाली जो याचिका दायर की गई थी उसको हाल ही में खारिज कर दिया। हम बात करेंगे, पर पहले तो ये जान लो कि जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रम्बल में देखने को मिलते हैं, और 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। इस वक्त देश में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, इनके द्वारा ही इस संशोधन को लाया गया था। देखिए, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष, अगर दोनों वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं कि मतलब क्या है, तो सोशलिस्ट
का मतलब यह है कि देश में हर किसी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, बराबर के मौके दिए जाएंगे। आर्थिक या सामाजिक रूप से कोई भी भेदभाव किसी से भी नहीं किया जाएगा। पर्टिकुलर सोशलिस्ट वर्ड का ये मीनिंग है। अगर हम सेक्युलर की बात करें तो इसका मतलब देखिए अलग अलग निकाला जाता है, लेकिन जो सेक्युलर का एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, वो ये होता है कि भाई देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, और देश है ना जो होगा वो सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा, सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखेगा देश। तो ये है सेक्युलर, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है ऑफ कोर्स। तो देखिए अभी हुआ क्या है, मुद्दा क्या है। फॉर्मर राज्यसभा एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और इनके जो भी वकील है, इनके साथ वाले विष्णु शंकर जैन, इन्होंने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रम्बल है वह उससे सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है और अवैध है और मूल संविधान में नहीं थे। यह कहना है सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन का। इन्होंने आगे कहा कि भैया देश में जो निजी स्वतंत्रता है, जो पर्सनल फ्रीडम है, या फिर जो रिलीजन सेंटिमेंट है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं प्रस्तावना में इन दो वर्ड के होने से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दी। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, इनकी बेंच ने एक डिसीजन दिया है और इन्होंने कहा है कि भैया 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जोड़े गए ना, वो एक्चुअल में अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो बुनियादी ढांचा होता है उसका पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसीलिए याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि भैया संविधान के उद्देश्य को बदलने जैसा हो गया है। अब अगर हम सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटाते हैं तो ये संविधान के कहीं ना कहीं उद्देश्य को ही बदलने जैसा है, ठीक है। ये अंग बन चुके हैं भारतीय संविधान के, इसीलिए इनको हटाया नहीं जाएगा। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 1976 में किया गया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रम्बल है उसमें पहली बार है ना वहीं पर संशोधन किया गया था 1976 में। 3 वर्ड को प्रम्बल में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया है। स्पेशली नोट कर लेना क्योंकि ये तीनों वर्ड पूछे जाते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में 42 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, बहुत ही डेप्थ में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मेरा कोर्स रखा है पॉलिटी का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर हम आज के ऑफर ऑफ द डे की बात करते तो आप सभी के लिए देखिए फाउंडेशन कोर्स मैं ऑफर में लेकर आया हूं। आज काफी डिमांड आ रही थी बहुत समय से स्टूडेंट की कि सर फाउंडेशन कोर्स पर थोड़ा सा ऑफर दिया जाना चाहिए, काफी समय से दिया नहीं गया है। तो काफी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे लगातार, तो उनके लिए देखिए हम फाउंडेशन कोर्स पर आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं। इसको ध्यान से समझिए क्या है। देखिए अगर आप स्कूलिंग, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था, स्कूल में हो सकता है जीएस आपने कभी ना पढ़ा हो, और आपका कहीं ना कहीं मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर आप वीक होते हैं, है ना। स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको बहुत ही दिक्कत फेस करनी पड़ती है। इसके लिए देखिए हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो भी जैसे भी इनिशियली ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका जोन सा भी सब्जेक्ट वीक है, वो उस सब्जेक्ट को यहां पर पर्टिकुलर एक अदर सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप जनरल स्टडी का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये जो कि बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं जीएस के पोर्शन में, वो आपको अवेलेबल है 399 में। इसके अलावा आपको अगर आप कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहां आपके लिए साइंस भी इंक्लूड हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट, आर्ट एंड कल्चर वगैरह भी आपको जीएस फाउंडेशन के इस कोर्स में अवेलेबल हो जाते हैं। 1 ईयर की वैलिडिटी है 799 में। अगर 2 ईयर की वैलिडिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए 899 का होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स एडवांस प्लस अर्थमेटिक ज्वाइन करना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 999 में।
और इसके अलावा स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए आप जीएस फाउंडेशन कोर्स आरंभ 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं। पांचों ही कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। यहां पर आपके लिए 6 महीने साल भर में सारे सब्जेक्ट बार बार आपके लिए अपडेट होते रहते हैं, और साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस नहीं आती है वो सभी आपके लिए एक एक करके इंक्लूड यहां पर होती जाएगी। जैसे ही कोई लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आपके लिए आपके कोर्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में। कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। पांचों फाउंडेशन कोर्सेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ध्यान से अवेल कीजिएगा। कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम आ रही है अवेल करने में तो आप कॉल कर लीजिए, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपकी मदद कर देगी, ठीक है। चलिए, ऑफर जो है वो आपका 27 से लेकर 30 नवंबर तक रहेगा, तो आप 4 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, इस ऑफर को फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कितनी श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए? तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि देखिए, भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और जो डेयरिंग है या डेयरी है, वो मिनिस्ट्री प्रदान करती है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, और ये 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि अगर हम रेफरेंस क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन इसी साल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। देखो, कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो यह है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। अवार्ड की बात करेंगे, देखिए विनर तो नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, फिर मैं क्लियर कर देता हूं, लेकिन मैं आपको विनर भी बताऊंगा। फर्स्ट जो रैंक है वो आप देख लेना एक बार। देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की बात करें तो 2021 में से शुरू किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ये प्रोवाइड करते हैं हर साल अवार्ड, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ठीक है। पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और दुग्ध उत्पादक जो कंपनीज है, या फिर इस क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो काम करते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाने के लिए जिन्होंने इस सेक्टर में काम किया, तो उनको दिया जा सकता है नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। 3 अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहला है इंडिजिनियस काउ बफेलो ब्रीड का पालन करने वाले बेस्ट डेयरी किसान, ये इंडिविजुअल व्यक्ति, पहली कैटेगरी। दूसरी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी हो, या फिर डेयरी किसान उत्पादक कोई संगठन हो, तो ये दूसरी कैटेगरी है। ये सिंगल व्यक्ति था, इंडिविजुअल, ये कंपनी या फिर संगठन को दिया जाता है। और तीसरा, बेस्ट आर्टिफिशियल गर्भाधान टेक्नीशियन, इसे दिया जा सकता है, ये भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, तो ये तीसरा हो गया अवार्ड। तो अवार्ड की बात कर रहे थे हम कि नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, तो ये 3 कैटेगरीज हो जाती। पहले तो ये समझ में आ गया। ओके, जो फर्स्ट रैंकर होता है उसको 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, सेकंड रैंकर को 3 लाख रुपए और थर्ड रैंकर को 2 लाख रुपए। अब क्या है ना, पूर्वोत्तर के जो राज्य ना, क्योंकि वो अभी डेवलप कर रहे हैं इन बहुत सारे सेक्टर्स में, तो उनके लिए अलग कैटेगरी है। अगर कोई राज्य आ जाता है पूर्वोत्तर का तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं, ये अलग से कैटेगरी। टॉप 3 रैंकर को 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए, है ना, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। हम फर्स्ट रैंकर याद कर ले तो भी हमारा काम हो जाएगा। वैसे तो ये भी नहीं पूछे जाते, पर पहला पहला देख लेते हैं। देखिए, 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे था, हमने बात की थी। इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2024 के लिए प्रदान की। पहली कैटेगरी, बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनियस कैटल बफेलो ब्रीड, इंडिविजुअल। फर्स्ट प्राइज मिला है श्रीमती रेनू, झज्जर की रहने वाली है, हरियाणा की, ये इंडिविजुअल व्यक्ति है। सेकेंड रैंक छोड़ सकते हो आप, मैंने मेंशन कर दिया इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था पीडीएफ ले लेना, तो इनको एक बार पढ़ लेना। फर्स्ट रैंकर कौन है बस उसको याद कर लो, काम हो जाएगा।
और अगर आपके स्टेट से कोई आ रहा है तो भाई फिर जैसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है तो वो अपनी दूसरी रैंक देख लेना, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के देवेंद्र सिंह परमार जो कि शाजापुर से एमपी में, ये सेकेंड रैंक मिली है इस अवार्ड में, ठीक है ना। ये कैटेगरी, ये हो गई पहली कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और डेयरी एफपीओ मतलब कोई संगठन। तो इसमें फर्स्ट रैंक पर जो संगठन है वो द गबत मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, जो कि गुजरात की है, अरावली गुजरात, ठीक है। पहले रैंक पर दो कंपनियों को या संगठन को रखा गया है। सेकेंड पर है मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बिसानाल, ठीक है ना, जो कि कर्नाटक की कोई कंपनी है। तो ये दो हो गई जो कि फर्स्ट रैंक पर है सेकेंड अवार्ड में। इसके बाद बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, मतलब जो बेस्ट आर्टिफिशियल गर्भाधान टेक्नीशियन है, उसमें भी पहले स्थान पर फर्स्ट रैंक पर दो लोगों को रखा गया है। श्री भास्कर प्रधान, ठीक है ना, जो कि सुवर्णपुर से आते हैं, ओडिशा में है ये। इसके अलावा फर्स्ट रैंक पर मिस्टर राजेंद्र कुमार हैं, जो कि हनुमानगढ़ से आते हैं, राजस्थान से। तो ये हो गए फर्स्ट रैंकर। तो दो अवार्ड में, दो कैटेगरी में फर्स्ट रैंकर पर दो दो लोग हैं, दो लोग और दो कंपनी। और उधर जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वाली कैटेगरी, उसमें फर्स्ट रैंक पर एक महिला है जिनका नाम है रेणु, जो कि झज्जर हरियाणा से आती है। तो पीडीएफ ले लेना तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, तीनों कैटेगरी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे आएंगे, भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए, एग्जाम में भी काफी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभा शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 से और कंटिन्यू वो काम करती है, और 26 नवंबर 1949 को जाकर एक संविधान पूरा तैयार होता है और उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। लेकिन देश में लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे हो गया, ठीक है, लेकिन 26 नवंबर की अगर हम बात करें, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, तो इसको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में या फिर नेशनल लॉ डे भी इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे हम 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है भाई नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित करने का उद्देश्य यह है कि भाई सभी लोगों को देश में उनके अधिकारों के प्रति, फंडामेंटल राइट्स के प्रति जागरूक किया जा सके, उनकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनके प्रति जागरूक किया जा सके। संविधान की जो वैल्यूज हैं जैसे इक्विलिटी, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, इसकी रक्षा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए और लोगों में इनको बढ़ावा देने के लिए काम किया जाए। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा अब नहीं चलेगा कोई बहाना कैंपेन का शुभारंभ किया गया? तो अब नहीं चलेगा कोई बहाना, यह कैंपेन शुरू किया है महिला एवं बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा सिंह, इनके द्वारा। आंसर डी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा सिंह है वर्तमान में। इन्होंने दिल्ली में अब नहीं चलेगा कोई बहाना कैंपेन की हाल ही में शुरुआत की है, ठीक है। तो यह जो पहल है मिनिस्ट्रीज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई। शुभारंभ किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। नई दिल्ली में इन्होंने अब कोई बहाना नहीं या अब नहीं चलेगा कोई बहाना नाम का कैंपेन शुरू किया है। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, एक्चुअल में ये जो कैंपेन शुरू किया गया है ना, ये महिला हिंसा को खत्म करने के लिए, लिंग आधारित जो हिंसा होती है देश में उसको पूर्णतः समाप्त करना, इस कैंपेन को शुरू किए जाने का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। जनता और सरकार से सक्रिय कदम उठाने की अपील करना और जो जिम्मेदारी है
सरकार की, उसके प्रति सरकार को प्रेरित करना। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, ठीक है ना। लिंग आधारित हिंसा के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना, पीड़ितों को समर्थन करना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें जस्टिस दिलवाना। मुख्य उद्देश्य, दिल्ली से शुरू किया गया है कैंपेन अब नहीं चलेगा कोई बहाना, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस स्थान पर मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सेरेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इंडियन कोस्ट गार्ड भारत में मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है, सेरेक्स 2024। इसे आयोजित किया जाएगा केरल के कोच्चि में। कहां पर? केरल के कोच्चि में। अगर हम यहां पर लोकेशन देखें तो केरल का कोच्चि, ठीक है। इस अभ्यास में 30 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही साथ जो समुद्री क्षेत्र है, समुद्री सुरक्षा के लिए सभी देशों को एक साथ लाना, सभी देशों में पीस स्थापित करना और सभी देशों के मध्य में समुद्री पीस को बढ़ावा देना। मुख्य उद्देश्य है मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सेरेक्स 2024 को आयोजित किए जाने का। 27 से लेकर 30 नवंबर तक केरल के कोच्चि में इंडियन कोस्ट गार्ड इसका आयोजन करवा रही है। आज शुरू होगा और 30 नवंबर तक ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि इसी साल अक्टूबर 2024 में इंडियन कोस्ट गार्ड ने ही गुजरात, दमन और दीव यूनियन टेरिटरी में, गुजरात और दमन और दीव यूनियन टेरिटरी में एक तटीय सुरक्षा अभ्यास भी चलाया था जिसका नाम था सागर कवच। यह भी इंडियन कोस्ट गार्ड का ही इनिशिएटिव था और अब जो चलाया जा रहा है वो है सेरेक्स 2024, केरल के कोच्चि में आज शुरू होगा, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आप सभी जानते हैं, जो हमारा कोस्टल एरिया है उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक अर्धसैनिक बल है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी और परमेश शिवमणि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है भारतीय तटरक्षक बल के। नवंबर 2024 में कैबिनेट ने पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पेन 2.0 प्रोजेक्ट का संबंध किस मिनिस्ट्री से है? तो पेन कार्ड से संबंधित है पेन 2.0 प्रोजेक्ट, जिसका संबंध है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। देखिए, जो पेन कार्ड का जो भी इकोसिस्टम है उसको डिजिटलाइज करना है ना, उसे डिजिटलाइज करना मुख्य उद्देश्य है पेन 2.0 प्रोजेक्ट को लॉन्च किए जाने का। सेंट्रल कैबिनेट ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी है। पेन 2.0 प्रोजेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है। देखिए, अभी तक क्या होता था, पेन जानते ना, परमानेंट अकाउंट नंबर है आपका, पेन है ना। पेन कार्ड से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। अगर नहीं भी है इनकम तो भी आपको रिटर्न दिखाना पड़ता है, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट से ये लिंक होता है। अब क्या होता है, पेन कार्ड अभी तक क्या एक हार्ड कॉपी आपको मिलती थी, अगर आपके पास पेन होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अब इसे डिजिटलाइज किया जाएगा। अब इसकी डिजिटल कॉपी अवेलेबल होगी और अब पेन कार्ड में एक बोल सकते हैं कि एक बार कोड भी दिया होगा, ठीक है ना। क्यूआर स्कैन, जिसको बार कोड बोलने से अच्छा है क्यूआर स्कैन बोले, एक क्यूआर स्कैन कोड भी अटैच होगा, जिससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट को कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो बस इस क्यूआर जो कोड है उसको स्कैन करेंगे, जो भी आपके पेन कार्ड पर होगा इसको स्कैन करेंगे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपने कब इनकम टैक्स भरा, कब नहीं भरा, या कितने इनकम है, या कितना अकाउंट, या कितने जो भी XYZ सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगी। तो डिजिटलाइज किया गया है व्यवस्था को। और अभी जिनके पास देखिए पेन कार्ड है उनके पेन कार्ड में कोई बदलाव होने वाला नहीं है ना, उनका चलता रहेगा। इन फ्यूचर उसकी जगह आपको भी डिजिटल फॉर्म में आपका नया पेन कार्ड इशू कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पेन कार्ड की जगह। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो पेन कार्ड है उसकी जो वैधता है वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं, ठीक है, वो चलता रहेगा। तो ये एक योजना है, पेन 2.0 प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ने 1435 करोड़ रुपए इस योजना के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हाल ही में प्रदान किए, ठीक है ना। डिजिटल फॉर्मेट में अब पेन कार्ड को अपडेट किया जाने वाला है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में तो आप सभी जानते हैं क्या है। आगे आते हैं। 13वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है?
तो 13th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करेंगे तो देखिए, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहां पर 13th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का 26 नवंबर को आयोजन शुरू किया गया। भारत सहित 30 से अधिक देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन को आपस में साझा करना, इसको बढ़ावा देना, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य भूस्थानिक जानकारी, भूस्थानिक जानकारी का सही उपयोग कैसे किया जाए, सही तरीके से एक दूसरे देशों के साथ कैसे साझा किया जाए, एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्पेशली इसका यूज इफेक्टिव तरीके से कैसे किया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को रोकने के लिए जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देखिए, जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो वह जानकारी होती है जो कि किसी भी भौगोलिक स्थान से जुड़ी हुई होती है। नॉर्मली क्या होता है, मानचित्र जो मैप्स होते हैं, सैटेलाइट्स इमेज होती है, जो जियोग्राफिकल डेटा होता है, उसके रूप में प्रस्तुत की जाती है जियोस्पैटियल इंफॉर्मेशन। यह बहुत जगह पर काम आ सकती है, जैसे परिवहन प्रबंधन करना है ना, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के लिए, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इन भूस्थानिक जो जानकारी है उनका यूज किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए 13th कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, कहां पर, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को किस राज्य का महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, क्लियर करना, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो रश्मि शुक्ला की बात करें तो ये डीजीपी अपॉइंट हुई है महाराष्ट्र राज्य में, रश्मि शुक्ला। अब इंटरेस्टिंग ये है कि भैया रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला डीजीपी रह चुकी है, लेकिन जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आए थे ना, तो उस समय पर काफी सारी पार्टियों ने एलिगेशन लगाया था सॉरी, रश्मि शुक्ला पर कि ये फेयर तरीके से काम नहीं कर रही है और इलेक्शन को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। तो इस तरीके के कुछ इल्जाम लगाए गए थे अपोजिशन के द्वारा, जो पार्टियां थी अपोजिशन में। तो रश्मि शुक्ला को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनकी शिकायत मिलने के बाद हटा दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत मिलने के बाद इनको हटा दिया गया था और रश्मि शुक्ला के स्थान पर संजय कुमार वर्मा को डीजीपी अपॉइंट किया गया था महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में वापस बीजेपी अलायंस जीत कर आई है, तो एक बार फिर से रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया गया है, एक बार फिर से। ठीक है, रश्मि शुक्ला को जनवरी 2024 में, इसी साल शुरुआत में, महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया था। ठीक है, जिनका पहला जो टेन्योर था वो नवंबर 2024 तक था और ये फर्स्ट विमेन डीजीपी रही है महाराष्ट्र की, पहली महिला डीजीपी। आपको कल के सेशन में मैंने बताया था कि नवंबर 2024 में कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश राज्य का डीजीपी अपॉइंट किया गया है और रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र राज्य की पहली डीजीपी नियुक्त की गई थी शुरुआत में इस साल के, और एक बार फिर से इन्हें इसी पद पर अपॉइंट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक को इरास्मस प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? तो इरास्मस प्राइज 2024 यह दिया गया है अमिताभ घोष को। आंसर डी। साहित्य के क्षेत्र में इरास्मस प्राइज, लेखन के क्षेत्र में आप बोल सकते हैं, अमिताभ घोष को दिया गया 2024 के लिए। देता कौन है? तो ये जो अवार्ड है ये नीदरलैंड की एक संस्था है, प्रीमियम इरास्मियम फाउंडेशन, इरास्मियनम फाउंडेशन है इसका पूरा नाम। तो ये इरास्मस प्राइज प्रदान करती है लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, तो अमिताभ घोष को यह जो पुरस्कार है ना, क्लाइमेट चेंज पर इन्होंने जो लेख लिखा है ना, उसका ग्लोबल कम्युनिटी पर या मानवता पर जो इफेक्ट आया है, इन्वायरमेंट को लेकर वो जो सजग हुए ना, उस काम के लिए अमिताभ घोष को दिया गया है इरास्मस प्राइज 2024 के लिए।
अमिताभ घोष के बारे में थोड़ा हमको पता होना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, बहुत ही फेमस साहित्यकार है। साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है 1989 में, अमिताभ घोष को। 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 2018 में, और पद्मश्री दिया गया था अमिताभ घोष को 2007 में। काफी सारी बुक्स और नॉवेल इन्होंने लिखे हैं, जैसे द शेडो लाइन्स, द कलकत्ता क्रोमोसोम, सी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, ये सभी बुक्स या नॉवेल हैं अमिताभ घोष के। 2024 में इरास्मस प्राइज दिया गया है नीदरलैंड की संस्था के द्वारा। ठीक है, पद्मश्री कब दिया गया था? 2007 में। क्लियर? तो यहां पर 27 नवंबर के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, एक एक फैक्ट को हमने समझा। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर का यहां पर रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर लेंगे। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? कौन था? उपमन्यु चटर्जी। कैलाश मकवाना, अभी हमने बात की किस राज्य के डीजीपी? कैलाश मकवाना मध्य प्रदेश राज्य के डीजीपी अपॉइंट किए गए हैं, और रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के डीजीपी। 25 नवंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का इनॉग्रेशन किसने किया? तो इनॉग्रेशन किया है भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने। डेविस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? डेविस कप 2024 का खिताब जीता है इटली ने। किसने? इटली। भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, अभी हमने बात भी की है। नवंबर 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद किसे झारखंड का मुख्यमंत्री चुना गया है? तो ये हो जाते हैं कौन? हेमंत सोरेन। 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कैटेगरी में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो यह फिल्म है कौन? गुल्लू। 40 ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP 29 में वर्ष 2035 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए हर साल कितने बिलियन डॉलर की सहायता पर सहमति बनी? तो यह सहमति बनी है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए, है ना। आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो यह रिकॉर्ड तोड़ा है ऋषभ पंत ने। 27 करोड़ में बिके हैं ऋषभ पंत, है ना, 2025 में जो आईपीएल की नीलामी हुई है उसमें। तो ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने समझे थे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल के थे हमारे, उनका आंसर ले लेते हैं प्रीवियस डे का। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। देखिए मोहन सिंह का भी नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन मोहन सिंह के मन में सर्वप्रथम विचार आया था आजाद हिंद फौज की स्थापना का। ठीक है, उनके सहयोग से स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की। भारत पर पहला अरबी आक्रमण किसका था? तो भारत पर पहला अरबी आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। हरियाणा विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो यह है 90। आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और भारत में उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सी है और किस राज्य में है? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ जरूर ले लेना क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होती है, तो वहां से आप कलेक्ट कीजिए। चलिए कल के सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।